हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 30 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। आज हम उत्सर्जन की बात करेंगे। अब उत्सर्जन क्या है, सबसे पहले इसे जान लें। हमें पता है कि कोई भी जीवित शरीर, उसके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अवांछित पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं जिन्हें इस शरीर से निकालना बहुत आवश्यक है। ये हानिकारक पदार्थ अगर शरीर से बाहर ना निकलें तो शरीर को नुकसान दे सकते हैं। अब जंतुओं में उत्सर्जन के लिए अनेक युक्तियां हैं। एक कोशिकीय जीव में अगर हम देखें तो अपशिष्ट पदार्थ जो है वह शरीर के सतह से जल में विसरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर एक ही कोशिका का बना हुआ होता है और वो एक ही कोशिका उत्सर्जन का काम भी करती है। अब बहुकोशिकीय जीव में अगर हम देखें तो बहुकोशिकीय जीव में पूरा एक तंत्र है जो कि अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करता है शरीर से। आज हम मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। अब मानव के अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल शरीर में बनते हैं जिनका निष्कासन शरीर से आवश्यक है। और इसके लिए हमें अगर हम देखें मनुष्य के तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी और एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। ये उसके अलग अलग भाग हैं। मानव शरीर में मूत्र बनने का उद्देश्य क्या है कि मानव शरीर में जो यूरिया या यूरिक अम्ल जो बन रहे हैं उनको शरीर से बाहर निष्कासित करना, और ये पदार्थ वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में प्रवेश करते हैं। वहाँ ये संचित रहते हैं और समय समय पर मूत्रमार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। अब हम देख रहे हैं एक नेफ्रॉन का चित्र। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अब रुधिर अधिक दाब के कारण एक नलिका में गमन करता है जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमर्युलस कहते हैं। और ये ग्लोमर्युलस कहाँ है? एक कप की आकृति जिसे बोमन्स संपुट कहते हैं, उसमें ये आच्छादित रहता है। अब हम देखेंगे कि मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है। सबसे प्रथम अधिक दाब के कारण केशिका गुच्छ के अंदर अति सूक्ष्म निस्पंदन होता है जहाँ पर कि जो विलय पदार्थ हैं वो बोमन संपुट में आ जाते हैं। अब रुधिर नलिका के द्वारा जब प्रवाहित होता है तो वहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल का पुनर्अवशोषण हो जाता है। उसके पश्चात मूत्र जब नलिका से प्रवाहित होता है तो कुछ आयन जैसे पोटेशियम और अमोनियम रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। अब संग्राहक वाहिनी जहाँ पर कि मूत्र एकत्रित होता है वहाँ पर जल का पुनर्अवशोषण हो जाता है। अब इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल के साथ साथ वर्णक जो मूत्र को रंग देता है वह भी होता है। अब उसके पश्चात मूत्र बनने के बाद मूत्र वृक्क से मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जहाँ से वह मूत्राशय में इकट्ठा रहता है या भंडारित रहता है और समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग है। उसके साथ साथ हम एक वृक्काणु की संरचना भी देख रहे हैं जो कि वृक्क की एक कार्यात्मक इकाई है। अब हम प्रश्नों को देख लें। पहला है, एक कोशिकीय जीव में किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं? जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी, विसरण द्वारा एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है। बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन एक कोशिकीय जीव से किस प्रकार भिन्न है? अब बहुकोशिकीय जीव में क्योंकि शरीर जो है बहुकोशिकीय है तो इस कारण से उसमें उत्सर्जन विसरण द्वारा नहीं हो सकता और एक पूरा उत्सर्जन तंत्र है जो कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? जैसे अभी भी हमने बात की थी, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन।
फोर्थ है मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्पंदन का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेफ्रॉन में ये कहाँ स्थित होता है? तो अति सूक्ष्म निस्पंदन केशिका गुच्छ में होता है, जहाँ पर उसके द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेलता है। और मानव उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए, जैसा कि अभी भी आपने इसमें वर्कशीट में भी देखा है और किताब से भी आप इस चित्र को देख सकते हैं। और दोनों ही चित्र इम्पॉर्टेंट है, एक वृक्काणु की संरचना और मानव उत्सर्जन तंत्र। अब जैसे कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें वृक्काणु की संरचना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चित्र इम्पॉर्टेंट है। Now let us study the worksheet in English. Now what is excretion? Excretion means to eliminate waste product out of the body. And as we know, large number of chemical reactions are taking place inside a living body, and these nitrogenous waste are to be expelled out from the body, as a result of which excretion is a process in which metabolic waste products are removed from the body. Now in unicellular organisms, body is made of only single cells, so the removal of waste takes place through diffusion. Now as we are seeing in the sheet also, the materials which are excreted are nitrogenous waste, which includes urea, uric acid, urine. Excess of water means is like sweat, urine, and other materials in the form of gases also. Now human excretory system, what is its use? It maintains water equilibrium, pH equilibrium, ionic equilibrium of the blood and osmotic equilibrium. It also helps to excrete the waste products like urea in the dissolved form from the blood. Along with that, it excretes all the poisonous substance like drugs, toxins, etc. from the body, and it regulates the blood pressure by controlling the fluid balance in the body. Now as we are seeing how excretion is taking place in human beings, the main substances which are removed are nitrogenous waste such as urea, uric acid, as we have just seen. Human excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureter, a urinary bladder, and a urethra. Now the nitrogenous products which are formed in the body, these waste are removed from the blood by a pair of kidneys, which passes into the urinary bladder through ureters and then reaches the urinary bladder, from where it is expelled out through urethra. Now as we are seeing in the sheet, nephron is the filtration unit of kidney. So nephron is the structural and functional unit of kidneys. Now the blood from the blood capillaries at high pressure moves into the tubules, which is known as glomerulus, which is surrounded by a cup shaped capsule known as Bowman's capsule. Now how urine is formed? Now first of all, ultrafiltration takes place in glomerulus, where under high pressure the dissolved substances moves into the Bowman's capsule. The blood is then passed into the tubular region, where glucose, amino acids, salts and water are again selectively absorbed. The urine then passes through the tubule, where ions such as potassium and ammonium ions are absorbed from the blood, and the collecting duct then collects this urine, where water is reabsorbed. The urine now contains uric acid and urea and a pigment which gives yellow color to the urine. And the urine so formed in the kidneys then enters into the ureters, and from the ureters it moves into the urinary bladder, where it is stored, and this expanded bladder then leads to the urge to pass it out through urethra from time to time. Now let us see the question answers. First, how do unicellular organisms perform excretion? As we know, in unicellular organism, excretion takes place through diffusion. And how the excretion in multicellular organisms is different from unicellular organisms? As we know, in unicellular it is taking place through diffusion, but in multicellular, because of the presence of large number of cells,
diffusion does not takes place and a proper system, that is the excretory system, is present to expel out the nitrogenous waste. Third question, what is the functional unit of the kidney? So the functional unit of the kidney is the nephron. Fourth question is, the process of ultrafiltration is essential in urine formation. Where does this step occurs in nephron? So this step occurs in glomerulus under high pressure, thus forcing the substances dissolved in the blood to move into the Bowman's capsule. And the fifth question is to draw the label diagram of human excretory system. So both the diagrams, the human excretory system and the diagram of the nephron, are important from the exam point of view. So hope students this worksheet is clear, question answers are clear, everything is explained in the worksheet. First watch the video completely, understand the worksheet, and then do the question answers, and of course learn the question answers. And thank you for watching this video.